उसमें जो है एहसन शाह अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जो है, जो रैकी कर रहा था, वो इस हादसे में जो है वो मारा जाता है। मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज से कुछ अर्सा पहले इनके साथ इंटरव्यू किया था और इन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा था कि एहसन शाह बाइज्जत बरी होगा। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जैन भाई, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि अमीर बलाज के भाई अली रज़ा मौके पर उनको बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। पहले तो मेरे लिए बड़ा मज़हका अंगेज़ है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम CIA कहते हैं, CIA की कस्टडी में एक बंदा है जिसे शवाहद इकट्ठे करने के लिए एक दूसरी जगह पर जाना है। वहाँ पर अली रज़ा का क्या काम था? बिल्कुल। दूसरे नंबर पर अली रज़ा उसको क्यों बचाएगा? उन्होंने तो नामजद किया है। मेन चीज़ ये उठती है कि पुलिस कस्टडी के अंदर एक बंदे का कत्ल होता है। आज से 6 महीने कबल अमीर बलाज का जब कत्ल हुआ था तो पूरी कौम बड़ी मुतासर हुई थी कि एक यंग सा बंदा जो कभी भी लड़ाई नहीं चाहता था, वो कभी भी खानदानी दुश्मनी नहीं चाहता था, उसको खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया। बड़ा दुख हुआ। लेकिन उससे बड़ा दुख ये था कि असल मुल्ज़मान को पकड़ने की बजाय उन मुल्ज़मान को पकड़ा गया जो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, ताकि उनकी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कड़ी मिलाकर पुलिस ये साबित करे कि जी ऐसी कोई ना कोई बंदा फाड़ लिया। और फिर आपने देखा कि एहसन शाह की टिंड भी हुई, एहसन शाह के ऊपर रिकवरी भी पड़ी, एहसन शाह के ऊपर पुलिस टॉर्चर भी हुआ, जिस पूरे सिस्टम की मैंने मुखालफत की थी। मामला ये है कि कई लोग समझते हैं कि मैं एहसन शाह प्रो तो नहीं हूं, कभी भी नहीं। बिल्कुल। मैं तो ये चाहता था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर ट्रायल हो और इंसाफ मिले उस बंदे को जो कत्ल हो गया और उसकी फैमिली को। मामला ये है कि 11 बजे का वक्त हुआ था 18 फरवरी 2024 का। आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था। 18 फरवरी 2024 को 10 बजे एक वकूआ पेश आता और 11:45 पे पर्चा हो जाता है। यानी ठीक 1 घंटा 45 मिनट में मौत की तस्दीक हो जाती है, इस्तगासा भी मेंटेन हो जाता है, पर्चा भी हो जाता है और मामला भी पूरी कवरेज के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। और में ये कहा गया था कि मुकदमा जो है वो उस नौयत का नहीं बनाया गया था। और आप अंदाजा कीजिए कि 302, 324, 34, 109 लगी है सारी। मेरा तब भी ये मौक़िफ़ था कि मेन मुल्ज़मान जो नामजद किए गए थे, 4 नामालूम थे, 2 नामजद थे, गोगी और तीफी बट। ये कैसे मुमकिन था कि गोगी और तीफी बट एयरपोर्ट से फरार हो गए और आपने एक लड़के को पकड़ के उसको फिर निशाने इबरत बनाया? यह बज़्याती है। मामला यह है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी जब भी केस होता है और पुलिस के पास जब शवाहद नहीं ना होते तो फिर यह कस्टोडियल डेथ होती है। मैं 99% कह सकता हूं कि इस कस्टडी में, CIA की कस्टडी में डेथ हो नहीं सकती थी जब तक कि CIA इसके अंदर खुद मुलव्वस ना होती। आप CIA पे इल्जाम लगा रहे हैं? 99%। आपको पता है ये हाई प्रोफाइल केस है। एहसन शाह कोई आम मुल्ज़म नहीं। ये जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, 2 लीड के डाले आगे, 2 पीछे, दरमियान में प्रिजन वैन। आप अंदाजा कीजिएगा किसी एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी होगी, सारी गोलियां एहसन शाह को लगी होंगी। जबकि एहसन शाह पुलिस प्रिजन वैन के अंदर है, पता भी नहीं है कि वो किस लोकेशन पर है। सारी गोलियां किसको लगी? कोई एलीट, कोई CIA, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई कुछ भी डैमेज नहीं हुआ होगा। पुलिस राय लेकिन कहते हैं कि काफी देर तक मुकाबला। यही तो बात है भाई। जब इनकाउंटर होते हैं तो उस इनकाउंटर में हमेशा यही कहा जाता है कि वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। हाँ, ये मुमकिन है कि गोगी और तीफी बट ने इसको मार दिया हो, ये मुमकिन है। अच्छा। लेकिन पुलिस के साथ मिलकर। और ये भी मुमकिन है कि टीपू फैमिली को लगा हो कि शायद अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्होंने इसको मार दिया हो, लेकिन पुलिस के साथ मिलकर। दोनों पार्टीज ने अगर कत्ल किया है तो पुलिस के बगैर ये कस्टोडियल डेथ नहीं हो सकती। ये एक 100% चीज़ है। दूसरे नंबर पर जहां पर मैं पूरी कौम से गुजारिश करूंगा, जहां पर बलाज टीपू की डेथ हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है, वहां पर मैं ये समझता हूं कस्टडी के अंदर ये जो डेथ हुई है ये उससे बड़ा दुख है कि मेन मुल्ज़मान और मेन मुजरमान जो हैं वो आज तक नहीं पकड़े गए। कोई इंटरपोल का काम नहीं हुआ, 6 महीने गुजर गए और एक मुल्ज़म जिसको आपने निशाने इबरत बनाना था उसको कस्टोडियल डेथ का निशाना बना दिया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि आपने कहा कि एहसन शाह की ये डेथ जो है पुलिस के साथ मिलकर हुई, उसके बगैर हो नहीं सकती।
अगर होती तो एक एसएचओ भी अंदर मरता, कोई सीआईए के 2 बंदे मरते। और दूसरे नंबर पर आपने ये कहा था कि अभी कुछ देर पहले जो है आपने इसी इंटरव्यू में कि एहसन शाह जो है उसको सर्कमस्टांसिस जो एविडेंसेस हैं उसके ऊपर जो है निशान इबरत बनाया, और मुआशरे में तो एक मैसेज दिया गया था कि दोस्त जो है वो दोस्त का कातिल निकला है। इस पर तो काफ़ी लोगों का जो है एतमाद उठ गया था, तो आप ये चाह रहे थे कि दोस्ती पर जो है यही बात है। अवाम की तरह सोचती है, आप सहाफ़ी हैं, आपने सहाफ़ियों की तरह सोचना है, हम वकील हैं, हमने वकीलों की तरह सोचना है। हमें पता है कि किस तरह पुलिस एतराफ़ी बयान दिलवाती है, किस तरह पुलिस रिकवरी डालती है, और हमें ये भी पता है कि मेन मुल्ज़मान किस तरह पैसा दे के भाग जाते हैं और किराए के जो टट्टू होते हैं वो पकड़े जाते हैं। एहसन शाह अगर इसके अंदर मुलव्वस भी था और इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर चल रही थी तो उस इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में 25 साल की कैद दिलवाई जाती। लेकिन ये जो डेथ हुई है ना, ये एक सवालिया निशान पैदा हो गया है कि आप और मैं अगर बाहर खड़े हैं, हम तो फिर बाहर खड़े हैं, 70 लोग हमें देख रहे हैं। अगर पुलिस कस्टडी में किसी का कत्ल हो सकता है और आप और मैं कितने महफूज हैं, ये एक सवालिया निशान पैदा हो गया आज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। आईजी उस्मान अनवर साहब के ऊपर एक सवाल पैदा हो गया है, और पूरा एक सवाल पैदा हो गया है सीआईए के ऊपर, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर हिस्सा है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाई प्रोफाइल केस, एक नामालूम मुल्ज़म, उसकी डेथ, कस्टोडियल डेथ, उस कस्टोडियल डेथ में पुलिस की इमदाद ना हो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आप इतने बुलंदो बाला दावे से ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इवन के पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आता है कि मुल्ज़िम का भाई छुड़वाने आता है, अली रज़ा उसका नाम भी है। वो क्या कहते हैं, अली रज़ा क्या करवाने आता है? अपने भाई को छुड़वाने के लिए आता है, और वो फायरिंग हो रही होती है, पुलिस मुकाबला बात है। क्या बात है, क्या बात है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती भाई, ना किसी भी अक्लमंद बंदे की समझ में ये बात आएगी। आप तो उस वक्त भी कह रहे थे एहसन शाह बाइज्जत बड़ी होगा। आप अंदाजा कीजिए कि ये जितनी भी इनकाउंटर्स होते हैं ये रात के वक्त ही क्यों होते हैं, कोई ऐनी शाहद ही ना बने। और इन तमाम इनकाउंटर्स की जो एफआईआर है वो पुलिस मदईयत में क्यों दर्ज होगी, जबकि कस्टोडियल टॉर्चर डेथ एंड प्रिवेंशन पनिशमेंट एक्ट 2022 कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईए करेगी। इन्वेस्टिगेशन भी 1 महीने में होगी, मजीद टाइम चाहिए तो मजिस्ट्रेट से टाइम लेना पड़ेगा, ट्रायल होगा तो 1 महीने में कंक्लूड होगा। अगर तो इंसाफ होना है ना, तो सबसे पहले तो नामजद किए गए मुल्ज़मान को पकड़ा जाए। दूसरे नंबर पे इंसाफ तब होगा जब आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ट्रायल दिलाकर उस बंदे को मुकम्मल पनिशमेंट दिलवाएंगे। इस तरह फेक इनकाउंटर को मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूंगा। आपने कोई एहसन शाह से, कोई एहसन शाह के करीबी अजीज़ ने कोई पैसे शैसे दिए हैं? आप एहसन शाह के हक में सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं एहसन शाह के हक में कभी भी नहीं हूँ। आपने कहा था, उस वक्त भी कहा था ये बाइज्जत बड़ी होगा। यही तो बात है, सरकमस्टांसिस के ऊपर एक केस है। अच्छा, सरकमस्टांसिस के ऊपर जिस तरह का केस मैं प्राइमा फशाई बतौर वकील देख रहा हूँ, मुझे उसके अंदर सदाकत नज़र नहीं आती। मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है मुझे, राइट। दूसरे नंबर पर मैं तो बारहा ये कह रहा हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, फेयर ट्रायल दिलाएं, शवाहद की रोशनी के अंदर उसको सजा दिलवाएं। ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, फेक इनकाउंटर और ये जो पुलिस मदईयत के अंदर पर्चे होते हैं, इसका खात्मा होना चाहिए। अब मुकदमा कहाँ जा रहा है? अब सारा आपने देखा कि 2 मुल्जिम जो नामजद थे वो बाहर। इसका फायदा टीपू फैमिली को भी होगा, इसका फायदा गोगी और तीफी बट को भी हो सकता है, दोनों बेनिफिशरी। अगर तो गोगी और तीफी बट वाकई इसमें मुलव्वस थे तो हो सकता है वो वाली शहादत देने जा रहा हो या वो वाला एविडेंस ढूंढने जा रहा हो जो उनको डायरेक्टली लिंक कर देता है इस कत्ल से। तो हो सकता है गोगी और तीफी बट ने बर्बादी हो, और हो सकता है कि टीपू फैमिली ने बर्बाद दिया हो कि जी ये हमें इंसाफ कभी मिलना ही नहीं तो ठोको इसको, राइट। हो सकता है पुलिस ने खुद ही मार दिया हो कि जी एक मर्तबा सबको पता लग जाए कि जो इनकाउंटर करेगा, जो किसी का कत्ल करेगा, जो किलिंग करेगा उसको पुलिस मार देगी, जो टारगेट किलिंग करेगा उसको पुलिस मार देगी, कि अदालत से तो इंसाफ मिलना नहीं। ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। मेन चीज़ ये है, तो बात फिर वही आ जाती है जिस पर आपको भी गिरफ्तार किया गया था और दूसरे लोगों को भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौका नहीं दिया जाता। आप और मेरा जो जिम्मेदारी बनती है ना इस वक्त, वो ये है कि हम कानूनी लकूनास को देखें। बिल्कुल, हमने ये नहीं देखना कि एहसन शाह इसके अंदर मुल्ज़म था, मुजरम था, जो भी था। हमने ये देखना है कि उसकी जो भी हैसियत थी, क्या कानूनी तकाजे पूरे कर रहा है, क्या उसकी टिंड करना जस्टिफाइबल था। पुलिस कस्टडी में कभी नहीं। क्या पूरी तनकीद का निशाना उसको बना देना और मेन जो मुल्ज़मान जो नामजद किए गए थे उनको जाने देना, क्या ये जस्टिफाइबल था? कभी भी नहीं।
और कभी भी हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पुलिस कस्टडी में एक बंदा मारा गया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे और अमीर बालाज कत्ल केस की मुकदमे के ऊपर और एहसन शाह की पुलिस कस्टडी में मौत के ऊपर जो है जितने भी सवालिया निशान है मियां अब्दुल मतीन ने उठा कर रख दिया और कानूनी नुक्ते नज़र से जो है वो पुलिस के लिए सवालिया निशान बना दिया है कि अगर पुलिस की कस्टडी में जो है मुलजिम अगर महफूज नहीं है CIA की कस्टडी में, तो फिर आम शहरियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।